देखो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हम वही रीजन देखेंगे बेटा कि क्यों ऐसा हो रहा है, कि सेंटर ऑफ मास क्यों डिफाइन करना पड़ा उस तरीके से, वो चीजें आपको समझ में आती है इसमें, ठीक है। ये आपको क्यों ऐसा करना पड़ा कि सेंटर ऑफ मास RCOM इज इक्वल टू समीशन MI/RI अपॉन टोटल मास। देखो आपका ये डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब आप कहोगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है। सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है। अब अगर ये पूछोगे तो क्या बोलोगे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको पूछी है तो आप क्या बोलोगे। वेलोसिटी की डेफिनेशन से यही करोगे, इसके पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकल के आएगी। तो आप डिफरेंश करो, इसका ये कांस्टेंट है dr1 वेक्टर बाई dt, क्या बन जाएगा v1 वेक्टर, dr2 वेक्टर बाई dt v2 वेक्टर बन गया, drn वेक्टर बाई dt vn वेक्टर बन। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। आपको एक्सलरेशन निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो ये कितना आएगा आपका a1 वेक्टर a2 वेक्टर, ये आ जाएगा an वेक्टर अपॉन टोटल मास। तो ये आपका एक्सलरेशन वेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से वेलोसिटी और एक्सलरेशन आपका डिफाइन हो गया। पोजीशन वेक्टर डिफाइन हो गया तो उसको तो होना ही था। तो ध्यान रखेंगे फार्मूला, कभी दो तीन पार्टिकल है सबके वेलोसिटी वेक्टर दे रखे हैं, आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल, ठीक है। तो आप तुरंत ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, मान लो तीन पार्टिकल है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक यहाँ पे कहीं जा रहा है, ठीक है ना। M1 M2 M3 दे रखे हैं आप, और आपको वेलोसिटी बता दी इसकी V1 V2 V3, ठीक है। और एंगल भी बता दिया इसका, मान लो 45 डिग्री, ठीक है। अब आपसे पूछा इन तीनों पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, एक्स और वाई मान के आप v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 वेक्टर तीनों प्रॉपरली लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ये एक्स एक्सेस है तो ये हो गया v1 आई कैप, ये हो जाएगा v2 cos 45 आई कैप प्लस v2 sin 45 जे कैप, ठीक है। सबको आता है इतना वेक्टर रेजोल्यूशन। और ये जो तीसरी वेलोसिटी है v3 वेक्टर, दैट विल बी इक्वल टू v3 जे कैप, ठीक है। तो तीनों वेलोसिटी वेक्टर आ गए, तो बस ये वाला फार्मूला लगा दो, तो आपको बस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी आ जाए, ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है बिल्कुल वैसे ही निकल रही है जैसे आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकला था। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी वैसे ही निकलेगा अगर सारे पार्टिकल्स के पता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, मान लो अगर आप इससे आगे बढ़ रहे हैं तो ये तो आप निकाल लेंगे, आपको क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने में, जबकि इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटीज पता है सिस्टम, ठीक है। तो सब लोग निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे आप कोऑर्डिनेट उसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं वैसे ये भी निकलेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो अब इस डेफिनेशन से आगे बढ़ रहे हैं, जो एक्सलरेशन ये निकल के आ रहा है, तो इसमें देखो आप, इसमें अगर मास को इधर ले जाओ तो क्या बन जाएगा बताइए। ये टोटल मास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। टोटल मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया आपका m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, ये सब आ जाएगा, ठीक है ना, जो n पार्टिकल्स। अब मुझे ये बताओ कि m1 a1 वेक्टर को आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से कुछ लिख सकते हो क्या। पहले पार्टिकल के लिए m1 a1 वेक्टर किसके बराबर हो जाए, उस पर लगने वाला नेट फोर्स, ठीक है। एक इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी लगेगा, और इस पर दूसरे पॉइंट के कारण, बहुत सारे पार्टिकल्स है ना, 1 2 3 n पार्टिकल्स का सिस्टम लिया है आपने, तो पहले पर एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है और बाकी इन सब पार्टिकल्स के कारण फोर्स भी हो सकते हैं, तो वो सारे सिस्टम के इंटरनल फोर्सेज इस तरह से लिखोगे, ठीक है ना। ये पहले पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्सेज इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल इनटू a1 वेक्टर, पॉइंट मास के लिए जो न्यूटन्स का ओरिजिनल लॉ डिफाइंड है उससे लिख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आप सेकेंड पार्टिकल के लिए लिख दोगे, अप टू n पार्टिकल आप ऐसे लिख सकते हो, f2 एक्सटर्नल, ठीक है। और आपका इधर बाकी सब आ जाएगा इज इक्वल टू मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल a2 वेक्टर, ठीक है। अब अलग अलग एक्सलेरेशन है पार्टिकल्स का, क्लियर है आपको ये चीज बिल्कुल। तो अब सारी इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो आपको न्यूटन्स लॉ में भी बहुत क्लियरली बताया गया था कि इंटरनल फोर्सेस का वेक्टर सम सारा क्या हो जाता है, जीरो। जब आप सारी इक्वेशंस ऐड करोगे तो इंटरनल फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होता है,
जीरो हो जाता है। कौन से बच जाते हैं? केवल एक्सटर्नल फोर्सेस बच जाते हैं। ठीक है, केवल कौन से बच जाएंगे? एक्सटर्नल फोर्सेस आपके यहाँ पर बच जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे इसको? समीशन ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम आ गया, इंटरनल फोर्सेस जीरो हो गया, तो लेफ्ट साइड ये बनती जा रही है बेटा, देखो ये बन गई। ठीक है, राइट साइड क्या बनी? m1 a1 वेक्टर प्लस m2 a2 वेक्टर, तो उसको इस इक्वेशन से लिख सकते हैं क्या सारे? m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस mn सब किसके बराबर हो जाएगा? मास इंटू एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो देखो, इसलिए इसको वैसे डिफाइन किया इस तरीके से, जो भी डेफिनेशन थी उसकी, इसलिए ये वाली डेफिनेशन। ठीक है ना, RCOM वेक्टर, जिससे कि तभी आप ऐसे डिफाइन करेंगे तब ये निकल के आएगा। अब आपका बढ़िया हो गया इसमें कि आप F इक्वल्स टू एम किसी भी सिस्टम पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप बस सेंटर ऑफ मास का आपको एक्सलेरेशन देखना है, सारे पार्टिकल्स का एक्सलेरेशन भी नहीं देखना है। और किसी भी सिस्टम पर लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम आपको मिल जाएगा, वो कैसे भी जा रहे हो, आपको सबकी मोशन से मतलब ही नहीं। ठीक है ना, आपको किसका एक्सलेरेशन देखना है? जस्ट सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन देखना है आपको। अपने आप सिस्टम पे लगने वाले सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रोटेशन में स्पेशली हम इसको भूल जाते हैं लगाना, तो हम ढूंढते रहते हैं क्या लगा। ठीक है, रोटेशन वाली प्रॉब्लम्स में एक्सटेंडेड बड़ी बॉडीज होती है, रिजिड बॉडीज होती है, एक पॉइंट मास नहीं होता है उसमें। वहां पर एक वन ऑफ द इक्वेशन 99% ये रहती है जब भी आप डायनामिक से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, कि एक्सटर्नल फोर्सेस का वेक्टर सम इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर। अब यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कैसा सिस्टम लेना है, आप कैसा भी सिस्टम लीजिए, किसी भी तरह के सिस्टम में ये रिलेशन जरूर वैलिड है। ठीक है, बट सेंटर ऑफ मास प्रॉपरली लोकेट कर लीजिए, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या है। ठीक है, तो समीशन एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वेक्टर निकल के आ गया। कहाँ से निकल के आया? जस्ट बिकॉज सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशंस। ठीक है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह का सिस्टम हो, किधर भी पार्टिकल जा रहे हो, हर सिस्टम के लिए ये रिलेशन तो वैलिड रहेगा। बहुत ही जनरल रिलेशन है और बहुत ज्यादा यूजफुल। क्लियर है इतनी बात सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? बताइए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? वही कर रखा है मैंने, देखो मास इंटू सारे फोर्सेस जीरो हो गए, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का सम कितना आ जाएगा इस वन और टू इक्वेशन से? मास इंटू एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? अब दो तरह से आप एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, या तो आप ऐसे निकाल दीजिए अगर आपको एक्सटर्नल फोर्सेस ज्यादा क्लियर है। ठीक है, तो आप समीशन एफ एक्सटर्नल वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलेरेशन सेंटर ऑफ मास वेक्टर से निकाल सकते हैं। ठीक है, बट अगर आपको एक्सटर्नल फोर्सेस क्लियर नहीं है, आपको पार्टिकल्स के एक्सलरेशंस क्लियर है, तो आप वो लगा दो बेसिक फार्मूला जो पोजीशन वेक्टर के डिफरेंशिएशन से आता है, ये लगा। ठीक है, तो किसी भी दोनों में से किसी भी मेथड से आपको सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन निकालना आना चाहिए, और सेंटर ऑफ मास का एक्सलरेशन गिवन है, तो फिर इस इंपॉर्टेंट रिलेशन से एक्सटर्नल फोर्सेस का सम निकालना है। तो जस्ट वेक्टर एडिशन है, अगर वो आता है आपको तो ऐसे प्रॉब्लम आप गलत ही नहीं कर सकते। बताइए अरुण, कोई डाउट तो नहीं है आपको इसमें बेटा? नो सर। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि हमारी एफ इक्वल्स टू एम ए में रेस्ट्रिक्शन थी वो अब खत्म हो गई है, कैसे भी सिस्टम पर एफ इक्वल्स टू एम ए लग सकता है। जस्ट आप एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जगह वो ए वेक्टर में क्या लिखे? आप सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का एक्सलेरेशन वेक्टर लिखे। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना पार्ट? इसलिए डिफाइन हुआ है सेंटर ऑफ मास केवल इस प्रॉपर्टी की वजह से। ठीक है ना, और कोई रीजन नहीं है उसको डिफाइन करने का, इस वजह से डिफाइन हुआ है कि हम कैसे भी सिस्टम पर इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, इनके ओरिजिनेट होने का फंडा बिल्कुल अलग है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। ठीक है, तो कैसे हमारे केसेस में दोनों सेम हो जाएंगे, ये हम रोटेशन में जब पढ़ेंगे तभी हमारे बात समझ में आएगी कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम हमेशा अपने केस में क्या ले लेंगे? सेम ले लेंगे। ठीक है, लेकिन इनके रीजन पैदा होने का बिल्कुल डिफरेंट है, जस्ट इत्तेफाक से ये सेम हो गए और कुछ नहीं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी रोटेशन में। दिस इज ऑल अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये डिपेंड कर रहा है, जैसा रिलेशन है मास के डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर आपका सेंटर को, मास के पोजीशन वेक्टर नहीं है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देंगे मास का तो ये डेफिनेटली ये चेंज। ठीक है।